बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बिलाखिर खामोशी तोड़ी है। वज़ीर आला के मनसब पे फाइज होने के एक हफ्ते बाद वो पहली बार खुल के बोले हैं और साफ कहा है कि वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खान के मंशूर पर अमल करेंगे, लेकिन एहतजाज और जलसे जुलूस जो है वो पार्टी का काम है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी का कहना था कि वो अपने लीडर की हिदायत के बगैर कोई सियासी फैसला नहीं करेंगे, यहां तक कि अपनी काबीना भी खान की मुशावरत से ही बनाई जाएगी। उन्होंने शिकवा किया कि अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। उनके अल्फाज में, अगर अदालत के फैसले पर अमल नहीं हो रहा तो ये हमारी नहीं, निजाम की कमजोरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर नोटिस तो जारी कर रखा है, मगर समाअत अभी बाकी है। एक हुकूमती वजीर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी है और पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि इस हवाले से फौरी तौर के ऊपर इंतजाम किए जाएं। ज़राए का यह कहना है कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला सूबे में नई काबीना की तश्कील में ताखीर खत्म करने के लिए किया है। चंद रोज पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें तीनों सूबों के वज़राए आला और आला सिक्योरिटी हुकाम शरीक हुए थे, मगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उस इजलास में मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला का ओहदा संभालने के बाद मुबारकबाद का पैगाम भी भिजवाया था, लेकिन ताहाल उसका जवाब भी नहीं दिया गया। वफाकी हुकाम का कहना है कि मरकज और सूबे के दरमियान राबिते जल्द बहाल करने की कोशिशें जारी हैं ताकि इंतजामी उमूर मुतासर ना हो, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। सुहेल आफरीदी की हालिया गुफ्तगू से यह तो वाज़ेह है कि वो खान के बयानिए से इनहराफ नहीं करना चाहते, लेकिन बतौर वज़ीर आला उन पर यह भी दबाव है कि विफाक से ताल्लुकात दुरुस्त रखे जाएं। उनकी खान से मुलाकात इस तवाज़ुन के तयन के लिए अहम समझी जा रही है। इसी दौरान वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेशकश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तहरीरी दरखास्त दे तो खान को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इत्तफाक हो जाए तो बनी गाला को सब जेल करार देकर खान को वहां रखा जा सकता है, जहां उनके अहले खाना और पार्टी रहनुमा उनसे मुलाकात कर सकेंगे। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक अडियाला जेल में हजारों कैदी इमरान खान की सियासी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो हुकूमत ये इकदाम उठाने को तैयार है। ज़राए का कहना है कि इस तजवीज़ के ऊपर वफाकी सतह पर इब्तदाई मुशावरत शुरू हो चुकी है और अगर पेशरफ्त हुई तो इसे सियासी कशीदगी कम करने की एक अलामत के तौर पे देखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी ज़राए ये कहते हैं कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा हुई तो पार्टी इस पर गौर करेगी, लेकिन फिलहाल कोई बाज़ाब्ता कदम नहीं उठाया गया। सुहेल आफरीदी अब एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हैं जहां उन्हें पार्टी वफादारी और हुकूमती व आईनी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात की इजाजत देकर एक नया दरवाजा जरूर खोल दिया है, मगर देखना भी है कि खान से उनकी ये मुलाकात मामलात को मुफाहमत की तरफ ले जाती है या फिर एक नई सियासी आजमाइश की तरफ। इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने। बैरिस्टर गौहर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बैरिस्टर गौहर साहब, तारिक फजल चौधरी साहब का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त करे तो फिर खान साहब को बनी गाला में मुंतकिल किया जा सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या इब्तदाई तौर पे आप लोगों में भी मुशावरत हुई? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, खान साहब ना ही तो दरखास्त हम देंगे, न कोई ऐसा इरादा है। खान साहब का जेल में होना भी गैर आईनी, गैर कानूनी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के बेस पर है। मैं तारिक फजल चौधरी साहब की स्टेटमेंट को सीरियस बिल्कुल नहीं समझता। न तो ये गवर्नमेंट लेवल का है, नहीं उन्होंने ये बात करनी चाहिए थी किसी मीडिया के प्रोग्राम पे, इसलिए मैं समझता हूँ ये इतना नॉन सीरियस है। अच्छा चले, आप वो उसको अगर संजीदा नहीं ले रहे तो दूसरी तरफ वजीर ममलिकत बराए सकाफत और सयाहत जो हैं हुज़ैफा रहमान, वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमत को कहा है कि वो सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाएं। आप क्या कहेंगे कि जब अदालत और वज़ीर आज़म दोनों कह चुके हैं तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो रही? देखिए, वज़ीर आज़म का जो ये वज़ीर आला की सवाबदीद है कि वो जब चाहे अपने कैबिनेट को बना ले और किस फॉर्म में कैबिनेट बनाते हैं, पहले कब बनाते हैं और सेकंड टाइम पे कब बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है अफरीदी के लिए कि वो इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब ही का मैंडेट है और उन्हीं के कहने से वज़ीर आला आया है। ये सूबों में होता ही रहता है, पहले पंजाब में भी ऐसा हुआ था। कोसा साहब ख़त्म हुए और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन गए थे। इसी तरह बुज़दार साहब ख़त्म हो गए थे, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए थे। इसी तरह वफाकी हुकूमत में भी, नेशनल असम्बली में भी हुआ था।
मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ख़त्म हो गए, उसके बाद शुजात साहब आ गए थे, उसके बाद शौकत अजीज़ साहब आ गए थे, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो ये होता ही रहता है, इसलिए ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है उनकी मुलाकात का, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुलाकात ज़रूर फैसिलिटेट करें। इसमें तो अक्टूबर 2023 से ऑर्डर चले आ रहे हैं, फिर हमने एक SOP एग्री कर लिया कि उसके मुताबिक मीटिंग्स होगी, फिर लार्जर बेंच ने मार्च 2025 में एक ऑर्डर दिया कि इसको आप इम्प्लीमेंट करें। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद कराएं और आप ज़रूर उनकी मुलाकात कराएं, ताकि वो अपने पॉलिसी रिलेटेड भी उनसे इंस्ट्रक्शन ले ले, अपने कैबिनेट। सर मैंने तो बात ये की कि वज़ीर आज़म कह चुके, अदालत भी कह चुकी, उसके बावजूद मुलाकात नहीं हुई। यहाँ जवाबदीद तो उनकी है कि वो अपनी कैबिनेट बनाए और वो किसी से मुलाकात करके बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कहा है मुलाकात करवाने का, ये मसालहती कदम जो है, क्या ये पॉलिटिकल जो हीट है उसको कम कर सकता है? देखिए, मुझे ऑफिशियली अभी तक हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया कि वज़ीर आज़म ने कोई ऐसी हिदायत दी है, या वज़ीर आज़म पता नहीं इस मामलात में कहाँ तक हिदायत दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से भी हमने तो इससे सिंपल ये कहा है कि अदालत का एक ऑर्डर है, आप उनको इम्प्लीमेंट करें। हम अप्रिशिएट करेंगे अगर कोई ऐसा इकदाम किया जाता है और उससे मुलाकात कराई जाती है, जो हम समझते हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमें लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना पड़ता है, जो कि हमारा एक हक है, मिलना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एनीवे देर से सही, लेकिन मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। तो फिर दूसरी तरफ अगर KP की काबीना जो है वो खान साहब से मुशावरत के बाद तश्कील होगी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब अपने फैसलों में खुद मुख्तार नहीं होंगे? नहीं, देखिए, खान साहब ही का मैंडेट है, खान साहब ही लीडर है, उन्हीं के नाम से लोगों ने हमें वोट दिया है और उसी का सिक्का चलता है, उन्हीं की बात चलती है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस पे अमल दरामद होता है और उन्हीं का की जो मंशूर है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ वो फैसलों में आज़ाद है, लेकिन कैबिनेट में बाय एंड लार्ज तो खान साहब हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं, पॉलिसी डायरेक्शन देते हैं। बजट पे उन्होंने डायरेक्शन दी थी और कैबिनेट पे वो डायरेक्शन देते हैं, इस्लाहात की तरफ वो डायरेक्शन देते हैं, हेल्थ को कैसे रिफॉर्म करे, एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म करे। जो भी वज़ीर आला इवन अली अमीन गंडापुर साहब भी ऑन एंड ऑफ जब मुलाकात हुआ करते थे तो वो उनको अपडेट दिया करते थे। तो मैं समझता हूँ ये राइट है हर पार्टी के लीडर का कि वो अपने वज़ीर आला से ब्रीफ ले ले और उनको यानी पार्टी लीडर का ये राइट है कि वो अपने CM को डायरेक्शन दे सकता है। हालिया अगर पाक अफगान कशीदगी की बात करें, उसके बाद दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बयानिए को अगर देखा जाए तो क्या कोई तब्दीली आई है माजी से? अफगानिस्तान का बड़ा सीरियस इशू है और पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा वही रहा है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी किसी भी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हम नहीं चाहते हमारी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो, तो इसी तरीके से हम नहीं चाहते किसी सूरत कि किसी भी मुल्क की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। और हम दहशतगर्दी के हर फॉर्म में मजम्मत करते हैं, चाहे वो किसी मुल्क की तरफ से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, कहीं भी हो। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, अलबत्ता अफगानियों के रिपेट्रिएशन जो है ये एक पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान में अगेंस्ट दहशतगर्दी की जो स्ट्रगल जारी है। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश ज़रूर थी और इतनी कोशिश है और रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अफगानिस्तान के से को भेजने वाले अफगानियों के लिए कोई ऐसा टाइम फ्रेम हो जिसमें KP के यानी पॉलिसी PTI की वही है जो खारजा पॉलिसी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और इस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो शिकें शामिल की गई थी उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गौर खौज कर रही है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ब्रेक लेते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर वजारत दाखिला की जानिब से लगने वाली जो पाबंदी है उसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP एक बार फिर पाबंदियों की ज़द में है, जिसकी वजह कुछ रोज पहले होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं। पंजाब हुकूमत ने इन वाक़यात के बाद विफाकी हुकूमत को सिफारिश भेजी और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालादम करार देने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सवाल मगर यह है कि क्या यह फैसला मजहबी इंतहा पसंदी के फैलाव को रोक सकेगा या तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा रही है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक TLP का एहतजाज उस वक्त तशद्दुद में तब्दील हुआ जब गजा अमन मुआहिदे के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के सामने धरने के लिए लाहौर से मार्च शुरू हुआ।
रास्ते में मुरीदके के मुकाम पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जिसमें एक SHO समेत 5 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। जमात के कायदीन साद रिजवी और अनस रिजवी ताहाल रूपोश हैं। ये सूरत हाल खुद कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि एक ऐसी जमात की क़यादत अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आ सकी जिसे रियासत खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस करार दे रही है। यह पहला मौका नहीं कि TLP पर पाबंदी लगी हो। 2021 में खान की हुकूमत ने भी उस वक्त यही इकदाम किया था जब इसी नौइयत के एहतजाज में मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हो चुके थे, लेकिन चंद माह बाद हुकूमत ने जमात से मुज़ाकरात किए, एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए और TLP दोबारा सियासी सरगर्मियों में शामिल हो गई। उसके बाद 2024 के आम इंतखाबात में जमात ने हिस्सा भी लिया और कई हलकों में नुमाया वोट हासिल किए। अब एक बार फिर वही जमात, वही क़यादत और तकरीबन वही हालात एक नए हुकूमती फैसले की सूरत में सामने आए हैं। विफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि 2016 में कायम होने वाली इस तंजीम ने बारहा रियासती इदारों को चैलेंज किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और 2021 में दी गई जमानतों की खिलाफ वर्जी की गई। काबीना ने मुत्तफिका तौर पर TLP को दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस जमात करार दिया। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 17 के तहत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाता है। अगर अदालत हुकूमती शवाहिद को काफी समझे तो इलेक्शन कमीशन को जमात तहलील करने का हुक्म दिया जा सकता है, लेकिन माजी के तजर्बात से वाज़ेह हो चुका कि यह अमल कानूनी एतबार से पेचीदा और वक्त तलब है और पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमातों पर पाबंदी कोई नई बात नहीं है। 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगी। 1964 में अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी। 1971 में याहिया खान ने अवामी लीग और नेशनल अवामी पार्टी और 1975 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार फिर नेशनल अवामी पार्टी को कलअदम करार दिया। हालिया वर्षों में सिंधी कौमी परस्त जमात जस्कम भी इसी फहरिस्त के अंदर शामिल हुई, मगर तारीख गवाह है कि ये पाबंदियां कभी देर पा साबित नहीं हुई। जिन जमातों को कलअदम करार दिया गया वो कुछ अरसे बाद मुख्तलिफ नामों, क़यादत या तंजीमी ढांचों के साथ दोबारा सियासी मंजरनामे पर सामने आ गई। TLP खुद इसकी ताज़ा मिसाल है, जो 2021 की पाबंदी के बावजूद बाद में इंतखाबी सियासत का हिस्सा बनी और अब पंजाब में मजहबी वोट बैंक पर मजबूत असर रखती है। चुनाचे सवाल यह है कि क्या रियासत कोई ऐसा निजाम बना पाएगी जो कलअदम तंजीमों के असर नौ सियासी तौर पर सरगर्म होने के इस सिलसिले को रोक सके, या फिर यह पाबंदी भी माजी की तरह एक वक्ती ऐलान बन के रह जाएगी। इसी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लाम के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या किसी मजहबी जमात या सियासी जमात पर पाबंदी लगाना उसके नजरियाती असर को खत्म कर सकता है, या फिर यह सिर्फ वक्ती तौर पे शोर दबाने की कोशिश समझी जा सकती है? ये पाकिस्तान में इशू इस तरह से है कि हमारे पास हर मर्ज जो नया होता है उसका वही पुराना इलाज होता है, जो कभी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले जिस तरह से किया गया था, ये वही हरकत जो है ना फिर दोहरा ली जाती है। असल मामले का हल ये है कि कोई भी इशू हो उसको कानून के मुताबिक डील किया जाए। वो यहाँ पे नहीं हुआ करता। हम कोई जल्दी वाला काम, डंग टपाने वाला काम, आज को गुजारने वाला काम, ये इस तरह के जो ना मामला इस तरह निपटाते हैं। तो जब आप मामला इस तरह निपटाएंगे तो वो कभी भी दीरपा नहीं होंगे। ये पाबंदी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। आपका सियासी सरगर्मियाँ, ईमन मजहबी सरगर्मियाँ, उसके ऊपर इस तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। उस पार्टी में अच्छे या बुरे लोग हो सकते हैं, या इवन मेरी पार्टी में अच्छे या बुरे लोग हो सकते हैं। मैं अच्छा या बुरा काम कर सकता हूँ। अच्छा काम करता हूँ तो उसकी अप्रिसिएशन मुझे आवाम से मिल जाती है। अगर कोई मैं कानून को तोड़ता हूँ तो उसका नतीजा जो है वो ये मेरे खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई में है, मगर मेरी पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी जहां पे मैं कोई इलीगल एक्टिविटी करूंगा। तो यहाँ पे भी अगर कहीं पे कोई इलीगल एक्टिविटी स्टेट अलेज करती है तो उन अफराद के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए जिनके खिलाफ ये अलेज किया गया है। मगर किसी पार्टी को बैन करने के लिए जो है ना कोई नोटिफाई करना, ये कोई तरीकाकार नहीं है। एक तो ये इसके लिए ATA का जो है ना वो इन्होंने सहारा लिया है। मेरा ख्याल है कि ये बैन जो है वो बगैर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसको रेफरेंस किए नहीं हो सकती। आप 100 दफ़ा ATA का सहारा ले, 100 दफ़ा ये चीज़ें नोटिफाई कर दे, फिर इवन अगर आप सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा ले ले, सुप्रीम कोर्ट की भी कोई जजमेंट इस मामले में आ जाए, वो भी बैन कर दे, तो फिर जो है ना ऊपर नीचे नाम करके
वो फिर दोबारा जो है ना मामलात मंजर-ए-आम पे आ तो फिर जाएंगे। सर ये तो बताइए जो कि क्या चीजें जो रियासत है वो मजहबी इंतहा पसंदी के असबाब पे काबू पा रही है या फिर सिर्फ उसके मज़ाहिर के ऊपर रद्द अमल दे रही है? ये मज़ाहिर पे रद्द अमल है। और रियासत का प्रॉब्लम ये है कि रियासत, जैसे फर्ज करिए कि MQM आज जो है ना, वो जो पुरानी MQM थी वो बाद में बुरी हो गई, मगर किसी जमाने में जो है वो किसी की महबूबा हुआ करती थी। बाद में और पार्टियां भी कभी इस तरह से महबूबा होती हैं और उसके बाद कभी बुरी हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है। तो ये जो अब इस तरीकाकार है, ये गैर मुनासिब है। पार्टियां सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और कानून के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। किसी ने उसमें कानून हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे ज्यादा मामला आप आगे नहीं लेके जा सकते हैं। ये डंग टपा वाली पॉलिसी जो है ना, ये खत्म तो सर फिर हुकूमत ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है जिसके नतीजे में पार्टी को, किसी गिरोह को, किसी जत्थे को मुतशद्दिद जो रद्द-ए-अमल है उससे रोक सके? पहले तो आप ये तहैया कर लें कि किसी पार्टी को जो है ना, वो पाँव पे खड़े होना नहीं है और किसी पार्टी को पाँव पे गिराना नहीं है, और उसमें रियासती वसाइल का और रियासती अदारों का इस्तेमाल नहीं हो। जब तक आप ये तहैया नहीं करेंगे, उसके बाद जो है ना, सारी बातें फजूल है। अगर आपके अदारे, आपके वसाइल इस तरह के मामलात में किसी को बनाने और किसी को बिगाड़ने में इस्तेमाल होते हैं या होते रहेंगे, तो कभी जो है ना, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। भूल जाइए इस बात। ये बात गलत है। मैं दुरुस्त अच्छी बात नहीं कर रहा। मैं इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहता हूँ, मगर आ नहीं सकती है। यही तरीकाकार है और इसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं। तो सर कहा जाता कि जब TLP सियासी धारे के अंदर शामिल हुई तो कहा जाता था कि शायद रवैये तब्दील हो जाएं। अब अगर सियासी धारे से भी बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या मजीद शिद्दत पसंदी की तरफ धकेला जाएगा? मजीद शिद्दत पसंदी की तरफ इस वक्त जो पाकिस्तान में जितने भी शिद्दत पसंद गिरोह हैं, इवन जो अब वो पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं है या उससे बाहर जाना चाहते हैं, वो भी कभी जो ना आम पॉलिटिकल वर्कर हुआ करते थे। यहाँ पे मसला ये है कि आप मेरी उंगली पकड़ लेते हैं, आपकी उंगली छोड़ देते हैं, और कभी जब फिर कोई दूसरा मंजर बदलता है तो फिर आपकी उंगली पकड़ लेते हैं, मेरी उंगली छोड़ देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे साथ ये सलूक क्यों हुआ है, दूसरा कहता है कि वो मेरे साथ जो सलूक है वो मुसलसल रहना चाहिए। वसाइल उनको मुहैया होते हैं जो डियर एंड नियर होते हैं, तो ये वसाइल का मुहैया किया जाना, उंगली पकड़ना, उंगली छोड़ना, इस रवैये को, इस तरीके को ख़त्म करिए। कामरान साहब, आपको याद होगा 2021 में जब पाबंदी लगी थी तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशमूल आपकी जमात और भी बहुत सी जमातें उस पाबंदी के मुखालिफ थीं और कह रही थी कि ये हल नहीं है, और फिर बाद में हुकूमत को मुज़ाकरात करना पड़े और फिर पार्टी की बहाली हो गई। ये जब जाके दोबारा मुज़ाकरात ही करना पड़ते हैं तो फिर पाबंदी की वजह क्या बनती है और हुकूमत में आने के बाद नज़रियात क्यों मुख्तलिफ होते हैं? ऐसा है कि आपके यहाँ एक और जो है ना थ्योरी है, और वो ये हमेशा हमेशा से चलती आ रही है। ये रिपोर्ट पटवारी जो है मुफस्सल होती है। वो थ्योरी ये है कि पहले दबाया जाए और फिर दबा के जो है ना थोड़ा सा सांस जो है जब आना कम हो जाए तो फिर मजबूरन, चूंकि डर भी है, खौफ भी है अंदर, फिर दोबारा उनके साथ बात कर ली जाए। आपकी हालत तो ये है कि आप कच्चे के डाकुओं को हथियार जब डलवाते हैं तो उसमें IG शरीक होता है, आपकी जेल, आपकी पुलिस का सबसे बड़ा अफसर जो है ना, और उसका वो क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, और उसका क्रेडिट जो है वो मोतबरीन को, सो कॉल्ड मोतबरीन को भी देने की कोशिश करता है। तो जिस मुल्क में इस तरह के मामलात होते हैं, वो ये कोई मुल्क चलाने के तरीकाकार नहीं हुआ करते। मुल्क चलाना है कानून, कानून सबके लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। उसको उसी तरह से चलना चाहिए, उसी तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जैसे उसका हक है। अच्छा सर, एक मुख्तलिफ नज़रिया, सेकंड थाट पाई जाती है जो इनके मुजाहरे के हवाले से थी कि किसके कहने पे मुजाहरा कर रहे हैं, किसके कहने पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में और भी बहुत सी दीनी जमातें हैं, वो इन दिनों में क्यों नहीं निकल रही? वो जब ये देख रही हैं कि आलमी मनसूबाबंदी एक हो रही है, अमन की जानिब एक पेशरफ्त हो रही है, तो पिछले कुछ सालों में आप निकले नहीं जब गमों के पहाड़ टूटे जाते रहे। अब जब अमन की तरफ पेशरफ्त है तो तब ये निकल रहे हैं। ये जो सेकंड थॉट है जो हुकूमत की भी थी, इसको काउंटर किस तरीके से फिर कर सकते हैं? ये ऐसा
आपके ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां आती हैं इस मुल्क में क्यों आती हैं, इस पे भी गौर करिए। वो इसलिए आती हैं कि कभी भी आपके सरकारी रियासती मीडिया ने कभी सच नहीं बोला। आपके जो तर्जमान होते हैं रियासत की सतह पे, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ सच बोलेंगे, मगर वो सिर्फ सच नहीं बोलते। उस सच में मिलावट होती है, उसमें झूठ भी शामिल होता है, उसमें और मजबूरियां भी शामिल होती हैं। तो फिर जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर इसी तरह से चलेगा। आप सच बोलना शुरू कर दीजिए, कानून पे अमल करना शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस मुल्क में। इस मुल्क में सीधा रास्ता इख्तियार करिए, ठीक चलेगा। ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा और हमेशा कायम रहेगा। मैं सर जो मेरा सवाल है शायद मैं समझ नहीं पाया, मुझे उस तनाजुर के अंदर जवाब की उम्मीद ये वाली नहीं थी सर। आप फिर सवाल तो अगर मैं आपका मुमकिन है सवाल ना समझ पाया। मैंने कहा कि सेकंड थॉट एक ये थी कि टीएलपी 2 साल से खामोश बैठी रही और जब आलमी सतह पे अमन मुआहिदा होने लगा तब वो बाहर निकली। तो सवाल ये पूछते हैं कि अभी क्यों बाहर निकली? 2 साल में तो निकली नहीं। दीगर जमातें जो इस्लामी जमातें वो खामोश बैठी। ये मैं कहता हूँ कि सच बोलना चाहिए, इधर भी सच बोलना चाहिए, वहां पे भी सच बोलना चाहिए। आप जो करें वही कहें और जो कहें वही करें। पहले आपने जो जवाब दिया मैं समझ गया था, लेकिन सुनने वाले के लिए अब जवाब की जरा थोड़ी सी परतें खुल के सामने आई। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उससे ज्यादा और कम में बात नहीं करता। जितना मैंने कहना होता है उतना ही कहता हूँ, मेरा तरीका यही। सर एक सवाल जमीयत उलमा इस्लाम फे के हवाले से, आने वाले दिनों में हुकूमत को लेके जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं इनको, 1 महीने में ये अगर सुधर जाएं तो ठीक, अपने अमाल के ऊपर अगर नजर सानी कर लें तो ठीक, वरना फिर हम फैसला करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे पिछले कुछ अरसे में खामोश हुई दिखाई देती है हुकूमती मामलात में या अपोजिशन, वजह क्या है? इस बात को रिफ्रेश करते हैं जी कि 1 महीने में सुधरना है तो सुधर जाए, वरना हम इसी तनख्वाह में काम करते हैं। अच्छा ठीक है। चले ये तो उनके हद तक हो गया। जमीयत इस वक्त क्यों खामोश बैठी है सर? जमीयत इस वक्त खामोश नहीं है। जब मौलाना बोलते हैं तो फिर जो है ना वो कहते हैं कि वो वज़ारत आला के चक्कर में बोल रहे हैं, वो गवर्नरशिप के चक्कर में बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई बताओ किसने किसको कहा था वज़ारत आला की बात, कौन सी गवर्नर वाली बात हुई थी? उधर फिर सबके मुंह को जो है ना चुप लग जाती है। और उस सारे मामले में, सारे प्रॉब्लम में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो पीटीआई के दोस्तों को हो रही है। हालांकि वो मामला तो इस्लामाबाद की तरफ है, उसमें कोई पेशावर की तरफ तो है नहीं। अफरीदी की तरफ मौलाना साहब ने कोई बात नहीं की है, मगर सबसे ज्यादा जो है ना वो रोना पिटना उधर से शुरू हुआ है। तो मौलाना यहाँ पे भी बोले हैं डीए खान वाली काम उसमें गैदरिंग में, और इससे पहले जो है सिंध में भी मुसलसल इसी लाइन पे है। वो पुरानी लाइन को टो कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे यहाँ जो फैसले हैं वो पार्टी के अदारे करते हैं, और पार्टी के अदारों को जब तक उनका इजलास ना हो जाए, और इजलास बुलाने का भी एक तरीकाकार है, और वो परमिट ना कर दें, उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते इवन मौलाना साहब भी। तो मौलाना साहब जो है वो इजलास मेरा ख्याल है कि बुलवा लिया गया है, मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, मगर मेरा ख्याल है कि या बुला लिया गया है या बुलाने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है ये इशू रखा जाएगा, या बहुत सारे इससे रिलेटेड इश्यूज हैं वो रखे जाएंगे पार्टी के उस अदारे के सामने, और देन जो भी डिसीजन होगा ठीक मुस्तकबिल करीब में बुलाए गए इजलास में मजीद निकात रखे जाएंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, गजा की सूरत हाल के ऊपर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमन मुआहिदे के बाद भी गजा में इजरायली जारहियत जारी है। इंसानी बहरान बदस्तूर शिद्दत इख्तियार किए हुए हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 15,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्हें फौरी इलाज के लिए गजा से निकाला जाना जरूरी है, लेकिन इजरायली पाबंदियों और सरहदों की बंदिश ने ये रास्ते भी बंद कर दिए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक शहादतों की तादाद 68,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 1,70,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं।
रफा की बंदरगाह, अस्पतालों की तबाही और इमदादी काफिलों पर पाबंदियां इस जंगबंदी को बेमानी बना रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की 80% आबादी बेघर हो चुकी है। कई फलस्तीनी कब्रिस्तानों में खेमे लगाकर पनाह लेने पर मजबूर है। ऐसे में जब दुनिया इंसानी अलमिये पर अफसुर्दा है, इजराइल की सियासत एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। बुध के रोज इजरायली पार्लियामान ने 2 मुतनाज़े बिलों की इब्तदाई मंजूरी दी, जिनके जरिए मकबूजा मगरबी किनारे पर इजरायली कवानीन नाफिज करने की राह हमवार हो चुकी है। ये वही इलाके हैं जिन्हें फलस्तीनी अपने मुस्तकबिल की आजाद रियासत का हिस्सा समझते हैं। यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में हाल ही में 2 साला जंग के बाद एक नाजुक अमन मुआहिदा तय पाया। मगर इन नए बिल्स ने न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाजे कहा है कि अगर इजराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम किया तो वह अमरीका की हिमायत खो देगा। जबकि वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इजरायली हुकूमत को खबरदार किया है कि इंजमाम की किसी भी कोशिश से गजा के अमन मुआहिदे को खतरा लाहक हो सकता है। दूसरी जानिब मुस्लिम दुनिया का रद्द अमल गैर मामूली तौर पर मुत्तफिका रहा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया समेत मुतअद्दिद मुसलमान ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिसमें इजरायली पार्लियामान के इकदाम को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। एलामिया में कहा गया कि इजराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर नाम नेहाद खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान ने अपने बयान के अंदर यह कहा है कि इजराइल के ये इक़दामात खित्ते के अंदर अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए बराह रास्त खतरा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे इश्तियाल अंगेज और गैर कानूनी इक़दामात काबिज रियासत की जानिब से ताकत के गलत इस्तेमाल की अक्कासी करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए आलमी बरादरी को फौरी और फैसला कुन इकदाम करना चाहिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का इयादा किया कि 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत ही खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। ये तमाम बयानात इस हकीकत की गवाही देते हैं कि गजा के मलबे से उठने वाली चीखों ने दुनिया को एक बार फिर झंझोड़ा है। लेकिन इजराइल के जारहाना इक़दामात ने यह साबित किया कि अमन मुआहिदे के बावजूद ताकत की सियासत बदस्तूर गालिब है। गजा आज भी एक खुली जेल है, जहां आसमान पर ड्रोन्स हैं, जमीन पे लाशें हैं और सरहदों पर खामोशी है। अमन के वादे हुए जरूर, मगर उन वादों के नीचे दबे हैं वो बच्चे जो अब भी पानी के एक घूंट और नींद के एक लम्हे के मुंतजिर हैं। गजा की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। ये वो जंग है जो बमों से नहीं बल्कि भूख और खौफ के साथ लड़ी जा रही है। इस सारे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन किया गेती आरा अनीस साहिबा ने। गेती आरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गेती आरा साहिबा, जो अमन मुज़ाकरात हुए, जो अमन मुआहिदा हुआ, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बातें हुई, वहाँ की भूख इफलास के ख़त्म होने की बातें हुई, लोगों के वापस लौटने की बातें हुई, किस हद तक वो हकीकत पसंदाना थी या किस हद तक अब वो फरेब लगने लगी? देखिए, पीस टॉक जो है जब शुरू हुई थी और जब ये मुआहिदा हुआ है, तो आपने देखा कि उस वक्त 2 किस्म के लोग थे जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, स्पेशली कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस का, क्योंकि उसको ब्रोकर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सदर ट्रंप का खुद ज़ाती तौर पे उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ था, तो बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देखा जा रहा था। दूसरी तरफ जो लोग जिनकी रिजर्वेशंस थी, जिनको तशवीश थी सारी सूरत हाल पे, उनको यही यकीन था कि ये मामलात आराम से आगे नहीं बढ़ेंगे। उसकी वजह ये कि हिस्ट्री यही बताती है कि एक तो ये कोई पहला अमन मुआहिदा नहीं था, और कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जिन पे पहली दफ़ा इसराइल ने और पैलेस्टीनियंस ने अग्री की है। माजी में ऐसा कई बार हुआ है और इसराइल की बदकिस्मती से एक हिस्ट्री है जो है सीज़ फायर को वायलेट करने की। ये कोई मैं नहीं कह रही, ये आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। आप 3-4 चीज़ों को भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और उन पे ये कई बार तनकीद होती रही है। एनालिस्ट के ऊपर बार बार यही बात उठाते रहे थे, तो वो बातें हमारे फ़ौरन सामने भी आई। पाकिस्तान ने तो उसी वक्त कह दिया था कि ये वो मतन ही नहीं है, ये उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इंक्लूडेड होने चाहिए इनिशियली इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो हैं डिस्कस किए गए थे न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में। लेकिन हम तो पहले ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एतराज़ कर चुकी थी। इसके ऊपर कतर ने भी अपने तशवीश का इज़हार किया था, सिर्फ पॉइंट्स की हद तक, अभी एग्जीक्यूशन की तो बात ही नहीं आई थी। दूसरी तरफ ये कि अब जो सूरत हाल है वो अब जाहिर है कि इस वक्त मार्को रूबियो जो
में जो मिनिस्टर हैं, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं इसराइल में। अपने 3 दिन के दौरे के पे वो पहुंच गए थे परसों। और जेडी वांस जो हैं, जो नायब सदर हैं अमेरिका के, वो भी वहाँ 1 दिन के विजिट पे थे, जब ये बिल जो है, एक बड़ा मुतनाज़ा बिल जैसे कहा जा रहा है, जो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन का बिल है, वो टेबल किया गया कनेसेट में, जो कि इसराइली पार्लियामेंट है। और वहाँ पे जो है वो काफ़ी इसके ऊपर कहा ये जा रहा है, जैसे रिपोर्ट हो रहा है कि जो मौजूदा इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो इसके हक में नहीं थे। उनका ये ख्याल यही है, जो जिस तरह कोट किया गया है उनको इसराइली अखबारों में भी, कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये इस वक्त ये इस किस्म का कोई बिल आए। तो लेकिन गेती आरा साहबा, अगर फर्ज कर लें, अगर इसको एक मुख्तलिफ एंगल से अगर देखा जाए, तो ये दो बड़ी शख्सियात मार्को रूबियो और जेडी वेंस का इजराइल के अंदर मौजूद होना, बेंजामिन नेतन्याहू का उसके मुखालिफ होना, तो फिर क्या इजरायली पार्लियामान अमेरिका को ये पैगाम देना चाहती है कि हमें डिक्टेट ना किया जाए? देखिए, इसराइल ने तो कभी भी कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया कि वो किसी की भी सुनते हैं। ये तो आप पता नहीं, मतलब कोई गलतफहमी है। वो अपनी टर्म्स पे सब कुछ करते हैं, और उनकी पावर बहुत सारी चीज़ों में मौजूद है, जिसको वो एग्जर्ट करते हैं वक्त आने पे। और अमेरिकन स्टेट में भी उनका ऐसे ही सिक्का चलता है, और सारी दुनिया में। सो ये इसको तो आप छोड़ दें कि वो कोई उनको डिक्टेट करेगा या नहीं करेगा, वो अपनी ही टर्म्स पे काम करते हैं। दूसरी बात ये कि बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वोटिंग देखें, जो इसकी प्रिलिमिनरी वोटिंग हुई है, उसमें उनकी पार्टी ने तो शिरकत नहीं की, वो नहीं गए और उन्होंने वोट भी नहीं किया। लेकिन उनकी पार्टी का एक मेंबर है जिसकी वजह से ये बिल प्रिलिमिनरी तौर पे पास हुआ है, जो इसकी फर्स्ट रीडिंग है। तो जाहिर है कि वो उनकी पार्टी से कैसे चला गया। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँगी जरूर उन्होंने ही भेजा है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको बिल्कुल पता नहीं है। तो ये काफी उनकी अंदर की सियासत जो है वो बड़ी खतरनाक है, उनके अपने मुल्क की भी। उनको फार राइट्स जो एक वहां पे एक बढ़ गया है बहुत ज्यादा, यानी कि वो पहले मौजूद नहीं था, इस वक्त तो वो खुल के बोलते हैं। जैसे कि उनके नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर बेन गवेर हैं, वो तो बहुत ओपन है कि ऐसी कोई फलस्तीन नाम की कोई चीज नहीं है, फलस्तीनियों को जीने का हक नहीं है। और वो बहुत ज्यादा ओपन है इस बारे में। उनकी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद जो है, जो बहुत ज्यादा फार राइट की इस वक्त एक गलबा है कनेसेट पे, तो वो तो बिल्कुल इस बात को सुनना भी नहीं चाहते कि फलस्तीन नाम की कोई चीज है। तो उनको इस बात तक लाना कि वो उनको एक तरह जीने का हक दे दें, ही एक बहुत बड़ा इस वक्त कयामत बनी हुई है। और आप देखेंगे कि वहाँ के जो पोल्स आते हैं, और मैं नहीं कह रही, पोल्स मौजूद हैं, बड़े इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, बहुत सारा जो वहाँ के अवाम हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इस सब चीज को। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा गेती आरा साहब, एक चीज बताइए कि जब तक उनके मग़वी हमास की हिरासत के अंदर मौजूद थे, तो वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के मुखालिफ भी नारेबाजी होती रही। उनके जो लवाहिकीन थे वो हुकूमत के ऊपर जोर डालते रहे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, जंग नहीं मुसल्लत करनी चाहिए, हमारे अपने लोग जो हैं वो खतरे में हो सकते हैं। अब जब उनकी रिहाइयां अमल में आई हैं, तो क्या वो ख्यालात जो हैं वो टिल्ट कर चुके होंगे? देखिए, नेतन्याहू को तो बहुत किस्म के मसाइल का सामना है अंदरूनी तौर पे। उन पे बहुत से करप्शन के केसेस हैं जिनको उन्होंने डील करना है। वो प्राइम मिनिस्टरशिप को किसी वजह से चिपके हुए हैं। उनकी कोई बहुत ज़्यादा अवाम में मकबूलियत वैसे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के जो अवाम है वो बहुत खुले दिल के साथ फ़लस्तीन को कोई रियासत के तौर पर तस्लीम करते हैं। जैसे मैंने आपको रेफर किया, आप बहुत से पोल्स हैं, दे आर आउट देयर, आप पढ़ सकते हैं उसमें कितनी परसेंटेज है जो कि इस सारी मैस किलिंग को सपोर्ट करती रही है। तो ये कोई वो नहीं है कि नेतन्याहू हटेंगे तो वहां पे एकदम से बहुत कोई अच्छे हालात हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप ये याद रखें कि नेतन्याहू की पार्टी बज़ाहिर एक जो है ऐसी पार्टी है जो कि कोई एक्सट्रीम व्यूज नहीं रखती वहां के हिसाब से। जो एक्सट्रीम व्यूज वाले हैं वो लोग तो इससे भी बहुत आगे जाते हैं। तो वो जो एक्सट्रीम व्यू हैं, उन्होंने ही ये वेस्ट बैंक का एक शोशा क्रिएट किया है, जिसको अमेरिका ने तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो इसको बिल्कुल एक तो जेडी वांस ने तो कहा है कि एक इंसल्ट के तौर पे उन्होंने तो कहा कि ये है और ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। मार्को रूबियो वाज आल्सो क्लियर कि हम किसी तौर पे भी इसको अग्री नहीं करेंगे कि उस तरह तो फलस्तीन का आगे किसी किस्म की भी रियासत की शक्ल इख्तियार करने की सूरत ही खत्म हो जाती है। सारी लैंड ही कब्जे में चली जाएगी अगर इस तरीके से, जो कि पहले भी ली जा रही है, कभी भी नहीं रुका है इसराइल वहां पे उस इलाके में कब्जा करने से। तो वो तो पूरी एक हिस्ट्री है।
तो वो तो आप भूल जाएं कि वो इस वक्त भी आप देखें तो इसीलिए अमेरिका इस वक्त खुद भी मौजूद है वहां पे, और ये और ऐसी जो है मिलिशिया, ऐसी जो है पीस कीपिंग फोर्सेस लाने की बात भी वहां पे कर रहा है, और जो ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। और अगर ताकि अगर ये वेस्ट जो बैंक 20 को पॉइंट्स ऑक्युपाई हैं, जो करने के 20 पॉइंट्स हवाले हैं, से उनको execute बाकायदा किया तौर जाए। पे इकदामात शुरू हो जाते हैं और उसको ऑक्युपाई करने के तमाम मुतालिबात मिन्नुअन तस्लीम कर लिए जाते हैं, तो फिर क्या हम ये समझें कि पीस डील जो है वो मुस्तकबिल करीब में डीरेल हो जाएगी? नहीं, किस, मैं समझी नहीं आपकी बात। कौन कौन अगर वेस्ट किसको, बैंक को ऑक्युपाई करने कौन के से लिए वो मुद्दा? इकदामात शुरू कर देते हैं तो नहीं, अब देखिए वो एक तो वो करते बहुत कुछ करते रहे हैं, लेकिन अगर इस वक्त अमेरिका दो टोक अल्फाज में कह रहा है तो जाहिर है कि फिर वेस्ट बैंक को वो जो है वो नहीं ऑक्यूपाई कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल ब्लेटेंटली आप ये कह सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसराइल ने कभी प्रोसीड नहीं किया वेस्टर्न पावर्स के बगैर अपने किसी प्लान के ऊपर। तो अगर अमेरिका बिल्कुल ही उनका साथ नहीं देना चाहता इसके ऊपर, तो ये एग्जीक्यूशन फिलहाल तो फिर नहीं होने वाली। दूसरी बात ये है कि उनको अपनी ये जो पीस पॉइंट्स जो उन्होंने मंजूर करवा रखे हैं, अग्री किया है बहुत सारे मुल्कों को इसमें मिला के, अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ अमेरिका लेके जाना चाहता है और मुल्कों को इसमें शामिल करना चाहता है, जो कि फिर एक अलग एक मसला है कि उसमें कौन से मुल्क अग्री करेंगे इसराइल को तस्लीम करना, किन बुनियादों पे करेंगे, कब करेंगे, वो एक अलग, वो बात कभी वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। तो अभी अमेरिका का कम से कम जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल यही है कि इस चीज को बिल्कुल आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि इससे तो फिर जाहिर है कि किसी किस्म की इस पे कोई अमली कार्रवाई होती है तो सब कुछ डिटेल हो जाएगा, जैसे आपने इसको कहा है। सही। अमेरिका का मौक़िफ़ इसके ऊपर वाज़ेह है कि इसके ऊपर इजारादारी कायम करने के लिए और इसके ऊपर कब्जा करने के लिए कोई भी इकदाम जो है वो पीस डील को डीरेल कर सकता है, तो इसलिए अमेरिका जो है वो कोई भी इकदाम नहीं उठाने देगा। बहुत शुक्रिया गेती आरा अनीस साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।